नमस्कार। मैं वैद्य मनोज नेसरी, आयुर्वेद सलाहकार, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। इस महर्षि चरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरा नमस्कार करता हूं। ये विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस उपलक्ष्य में आज के प्रमुख अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर रामर सिंह, जो गुरुनाम गुरु भी हैं और लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर भी हैं, तो उनको मैं नमस्कार करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, माननीय कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अनूप ठाकर, माननीय कुलपति गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर संजीव शर्मा, माननीय कुलपति डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, प्रोफेसर बलदेव धीमान, माननीय कुलपति श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा, इन सबको मेरा नमस्कार करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष प्रोफेसर गिरिंद्र सिंह तोमर, इनको मैं नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं इनका, और साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष और आयोजन सचिव वैद्य धर्म प्रकाश आर्य तथा डॉक्टर अवनीश पांडेय, तो इनको भी मैं नमस्कार करता हूं। चरक संहिता यह जो विषय है, यह हर वैद्यों के हृदय से जुड़ा हुआ यह विषय है, और आजकल मैं ये देख रहा हूं कि चरक संहिता के प्रति एक जो प्रीति है, एक जो आदर है, एक सम्मान है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पिछला कुछ समय ऐसे रहा कि जो सामान्य विद्यार्थी है आयुर्वेद का, तो सामान्य विद्यार्थी और चरक संहिता, इनका जो संबंध था वो केवल बीएमएस का जो सेकेंड ईयर है, जिस समय ये चरक विषय होता था, चरक पूर्वार्ध और चरक उत्तरार्ध होता था, तो केवल वह उत्तीर्ण होने तक ही उसका संबंध रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोबारा इसमें एक पुनरुज्जीवन हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी घटना है और ये आयुर्वेद को आगे ले जाएगा। हम सभी जानते हैं कि संहिताएं जो है वो हमारी आत्मा है, और ये अगर आत्मा ही अगर हम छोड़ दें तो आयुर्वेद नहीं रहेगा। तो इसलिए संहिताओं के प्रति हमने उसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः, तो ये जो आयुर्वेद का उपदेश है, वो आयुर्वेद का उपदेश संहिताओं के माध्यम से आया। और ये जो संहिता है, हम कई बार कहते हैं कि ये हीलिंग आर्ट है या एक्सपीरियंशियल बेस्ड है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के शब्द प्रयोग करके हम इसका अवमूल्यन कर रहे हैं। तो ये शब्दों को हमें कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना उसका हमने हीलिंग आर्ट करके उसका वो शब्द प्रयोग करना चाहिए, ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री करके उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हमें इसका ये जानना चाहिए कि ये आयुर्वेद के सिद्धांत जो है, दे आर नॉट ओनली एक्सपीरियंशियल बेस्ड, दे आर एविडेंस बेस्ड एंड देन दे आर एक्सपीरियंस बेस्ड। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हैं, और ये हजारों साल से चलते आ रहा है। जैसे एक वो सामान्य औषध है पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल के बारे में आजकल कितना रिसर्च चलता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पैरासिटामोल खाने से वो बुखार जो है कम होता है। और ये बच्चा बच्चा जानता है, ये जो वो पान बेचने वाला है वो या तो पंसारी है, वो भी जानता है कि पैरासिटामोल लेने से बुखार कम होता है, और उनके दुकान में भी ये मिल सकता है। तो जिस प्रकार से ये दवाइयाँ धीरे 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 अभी जनमानस में आसानी से मिलने लगी है, और उसी प्रकार से उसके ऊपर जो नया संशोधन होगा वो कम होते जाएगा। इसी प्रकार से आयुर्वेद का भी हजारों साल से इसके ऊपर जो संशोधन हुआ उसका ये सार भाग है। और इसीलिए हमने आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, जो संहिताएं हैं, उनके उपदेश है, उसके बारे में हमने एक आदर रखना चाहिए। और साथ साथ में हमने ये भी देखना चाहिए कि आयुर्वेद के सिद्धांत जो है वो हमने आयुर्वेद के दृष्टि से जानने चाहिए। हम अगर आयुर्वेद और दूसरा शास्त्र इनको अगर मिलाने की कोशिश करें, और ये मिला के अगर उसके सम्मिलित अगर हम कुछ ज्ञान करना चाहेंगे, तो वो फिर वो घोड़े का मुंह और आदमी का शरीर इस प्रकार से तुम्बरों की व्यवस्था हो जाएगी। और इसलिए इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। घोड़े को तो घोड़ा जानना चाहिए,
हाथी को हाथी के तरीके से जानना चाहिए और वो आदमी को आदमी के तरीके से जानना चाहिए। और इसीलिए आयुर्वेद को, और ना कि केवल आयुर्वेद को, आयुर्वेद के जो तंत्र है जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उनको अपने अपने ढंग से हमने उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कहीं, क्योंकि आप सही सब सारे जानते हैं कि कई बार जैसे सर्वतंत्र सिद्धांत तो होते हैं, वैसे प्रतितंत्र सिद्धांत भी होते हैं। और ये प्रतितंत्र सिद्धांत जो है वो अगर हम नहीं जानेंगे तो उसमें हम जो उसका एक आकलन होना चाहिए वो नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ मैं बस समझता हूँ कि वात व्याधि के बारे में कुछ मैं 2 शब्द आज आपके सामने रखूँ। और इसलिए वात व्याधि का जो एक प्रकरण दिया है, तो मुझे लगता है कि पहले वात व्याधि की एक सामान्य है ये देखते हैं कि वात एक्चुअली क्या है और वात व्याधि क्या है चरक की दृष्टि से। तो चरक ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, चरक ने जो अध्याय दिए हैं वो चिकित्सा स्थान में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक्चुअली एक क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज है। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस में उसने ज्वर अध्याय दिया, रक्त पित्त दिया, प्रमेह दिया, उसी प्रकार से वात व्याधि दिया। अब जब वात व्याधि दिया तो उसके साथ में उसने पित्त व्याधि नहीं दिया, कफ व्याधि नहीं दिया, केवल वात व्याधि दिया है। और यह मायने रखता है क्योंकि एक तो पहले ये समझना चाहिए कि जो अलग अलग व्याधियाँ दी है और अलग अलग जो स्रोतस हमने जो बताए हैं उसमें मज्जा व स्रोतस भी दिया है। और आजकल जो हम जो 2 चीज़ें को मिलाते हैं उसमें हम समझते हैं कि जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है उसको हम मज्जा व संस्थान में लेते हैं, और जो न्यूरोमस्कुलर जो है उसको हम मांसों व संस्थान में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आज की जो स्थिति हम और उसके अनुसार ये जाने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। क्योंकि जो वात व्याधि अध्याय जो है वो वात व्याधि अध्याय ये न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस ये दोनों के लिए है। और इसलिए ये वात व्याधि का महत्व ये असाधारण है। और मज्जा व संस्था से उसको ना मिलाते हुए हमने इसको वात व्याधि की दृष्टि से ही जानना चाहिए। अब वात का महत्व इतना है कि जैसे शुरुआत में सूत्र स्थान में चरक ने वात कलाकली अध्याय दिया, और वात कलाकली अध्याय जब दिया तो उसने वायु संतंत्र, प्राणोदान, समान व्यान, पानात्मा, प्रवर्तक चेष्टानाम, उच्चावचानाम वगैरह वगैरह ये सारा उसने जो श्लोक बता दिया। अब उसमें उसने देह वायु और मतलब पुरुष वायु और लोक वायु इन दोनों की संकल्पना उसने करी। और इन दोनों की संकल्पना करते हुए उनके जो अलग अलग कार्य जो है उसका वहाँ पे उसने वर्णन किया है। अब यही जो सूत्र जो है या धागा जो है वो हमने आगे तक लेके आना चाहिए और देखना चाहिए कि जो सूत्र स्थान में कहा, उसके बाद में निदान स्थान में कहा, उसके बाद में फिर चिकित्सा स्थान में कहा, तो उसमें क्या समानता है। अब उसमें क्या कहता है ये चरक, जब हम वात व्याधि चिकित्सा के अध्याय जब शुरुआत करते हैं तो ये कहता है कि वायु आयु बलम वायु धाता शरीराम वायु विश्वमिदम सर्वम प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया कि वायु आयु बलम, फिर वायु धाता शरीरिणाम। तो इसमें इसने जो वर्णन किया है ये पुरुष वायु का वर्णन किया हुआ है। तो पुरुष वायु मतलब जो हमारे शरीर में जो वायु होता है उसका वर्णन ये पहले श्लोक में किया है। आगे की पंक्ति में वो लिखता है कि वायुर विश्वम इदम सर्वम, तो पूरे विश्व में भी वायु है, सर्वम प्रभु वायुश्च कीर्तितः। और ये जो वायु है ये लोक वायु है। तो जो शुरुआत में उसने वात कलाकली में जो उसने जो जिस प्रकार से विवेचन किया है उसी का ये आगे थ्रेड है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको जानना चाहिए। अब इसमें देखिएगा कि चक्रपाणी क्या कहता है कि यद्यपि शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग आयु तथापि तादृश संयोगे प्रधानत्वाद प्रकृतिस्थो वायु अपि ही आयु उच्यते। तो जो प्रकृतिस्थ मतलब जो अपने जो गुण और जो कर्म है तो अपने गुणों में रहने वाला, मतलब जो समान अवस्था में जो दुष्ट हुआ नहीं है, इस प्रकार से जो वायु है वही आयु है। और इसी को पहले भी उसने कहा कि वायु क्या क्या करता है, तो अलग अलग जो मतलब गर्भ की रचना है, तो गर्भ की रचना से लेकर धातुओं को जोड़ने तक वगैरह वगैरह सारा जो काम है, शरीर धातु व्यूह करा संधान करा शरीरस्य वगैरह, ये जो सारी जो चीज़ें हैं कि जो हमारे आयु के लिए आवश्यक है वो वहाँ पे उसने वात कलाकली अध्याय में उसने बताई। और इसी की बात वो आगे कर रहे हैं कि वायु यही आयु है।
और ये वायु यही आयु है। कौन सा वायु है? तो ये जो स्वस्थ है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो अपने गुणों से संपन्न है, वह वायु यह आयु है। और यही वायु अगर वो विगुण हो गया तो फिर वो अलग अलग व्याधियों को उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से हमें इसको देखना चाहिए। तत्र वात एव वात व्याधि ही व्याधि पक्षे वात एव तत्दृश संप्राप्त सर्वांग एकांग रूपताम आपन्नो विविध पीड़ा कर्तृत्वात वात व्याधि इच्छुत है। अब ये वात जो है, ये वात व्याधि क्यों बताया? तो उसमें ये चक्रपाणी कहता है कि वात व्याधि में वात का होना बहुत जरूरी है और वात के बिना ये व्याधि नहीं हो सकती। और फिर वो अलग अलग स्थानों में जाके फिर वो अलग अलग व्याधियां उत्पन्न करता है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे चरक क्या कहते हैं कि अव्याहत गति ही यस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः। दो चीजें यहाँ पे बताई। अव्याहत गति तो मतलब जो गति जो है उसका गुण, जो गति गंधनयो हो वायु जो हमने कहा, तो यहाँ पे ये हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे वायु शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ये भी एक जानने की बात है कि जो अलग अलग शब्द जो चरक संहिता में विशेषता उपयोग किए गए हैं, तो उसमें कहीं पे उसको प्रभंजन कहा गया है, कहीं पे उसको अनिल कहा गया है, कहीं पे उसको वायु कहा गया है। तो जहाँ पे उसकी गति आवश्यक है या जहाँ पे उसका गत्यात्मक जो गुण जो है वो जहाँ पे अपेक्षित है, वहाँ पे एक्चुअली वायु का प्रयोग किया गया है। लेकिन जहाँ पे उसका अग्नि को ये करना है, पूर्ण करना है, अग्नि को संदूषण करना है, तो वहाँ पे अनिल ये शब्द आ गया। जहाँ पे तोड़ना फोड़ना इस प्रकार से अगर उसकी एक्टिविटी है, तो वहाँ पे प्रभंजन इस प्रकार से उसका उसका जो पर्याय जो है इसका प्रयोग किया गया। तो हर जो शब्द प्रयोग किया गया उसके पीछे कुछ ना कुछ एक वो कारण होता है। तो उस शब्द के पीछे जो धातु है वो जानना हमें बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अव्याहत गति ही यस्य स्थानस्थः प्रकृतो स्थितः। तो एक तो गति यहाँ पे है, अव्याहत है, और वह स्थानस्थ है, मतलब स्वस्थान में है। स्वस्थान में मतलब स्वमान में है। तो जो जो उसके गुण हैं वो उस प्रकार के वो प्राकृत गर्म है, प्राकृत स्थिति में है, प्रकृतो स्थितः। तो इस प्रकार से जो वायु होता है वो क्या करता है? तो यह वायु स्वास्थ्य को बनाए रखता है। और अगर यह वायु अगर ये इस प्रकार से अगर अपने गति में और अपने स्थानस्थ अगर नहीं है, तो फिर वो विकृति उत्पन्न करता है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो 12वां सूत्र है उसको हमें देखना है। विमार्गस्था ही अयुक्ता वा, पहले बताया गया कि अव्याहत गति से स्थानस्थः, उसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरा सूत्र आ गया विमार्गस्था ही अयुक्ता वा रोगै ही स्वस्थान कर्मजे। तो एक तो विमार्ग हो गया, तो उसकी गति जो है वो चेंज हो गई, तो विमार्ग हो गया। ही अयुक्ता वा, अयुक्ता मतलब क्या है कि अपने जो उसके जो गुण हैं उन गुणों में वो नहीं है। उसके कारण क्या हो गया? ये अलग अलग व्याधियों को उत्पन्न करता है। और ये व्याधियां जो उत्पन्न करता है वो शरीरम पीड़यन्ति एते प्राणान आशु हरन्ति च। तो मतलब ये आशुकारी भी हो सकता है, तो आशुकारी भी हो सकता है, चिरकारी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग व्याधियां उत्पन्न करता है। और आगे वो 14वें श्लोक में क्या कहता है कि केवलम वायुम उद्दिश्य स्थान भेदात तथा आवृतम। तो एक तो स्थान भेद है और दूसरा उसका आवरण कैसे हुआ है, इसके दृष्टि से वो अलग अलग व्याधियों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे मैंने आज ये इसलिए विषय चुना है, मुझे पता है कि केवल बोलने के लिए 5 या 10 मिनट है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो गतवाद की जो संकल्पना है और आवृतवाद की संकल्पना है, तो ये गतवाद और आवृतवाद यह संकल्पनाएं जो है ये पूरे संहिता में जो अलग अलग संप्राप्तियां जो बताई हैं उसको स्पष्ट करने के लिए ये संकल्पना यहाँ पे दी है। और जब पीछे ये कहा गया कि वो कई सारे जो व्याधियाँ जो है वो उत्पन्न हो सकती है और हर एक को नाम देना संभव नहीं है, विकारोनि नामा कुशलोन्द जिरियात कदाचन। तो ये इसकी जो अलग अलग संप्राप्ति है, तो वो संप्राप्ति जानेंगे कैसे? तो ये संप्राप्ति जानने के लिए ये जो गतवाद और जो आवृतवाद ये जो संकल्पनाएं दी है, तो इस प्रकार से इसको हमें देखना चाहिए। कई बार जब विद्यार्थियों से हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि मतलब संधिगतवाद है, मतलब ये समझते हैं कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन वो गलत है। कोई भी संधि में कोई भी व्याधि हो,
तो चाहे वो जिसको आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं वो भी हो सकता है, और किसी के कारण समझो जॉइंट पेन है तो वो भी हो सकता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है तो वो भी हो सकता है। तो कोई भी जॉइंट रिलेटेड जो व्याधि है तो वो सारा का सारा जो है वो संदिग्ध बात है। तो केवल संदिग्ध बात मतलब केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये उसका एक बहुत लिमिटेड उसका वो हम या तो ये परवर्टेड थॉट है इस प्रकार से हम कह सकते हैं, और इसको हम ये बहुत लिमिट करते हैं। और इसी प्रकार से जितने भी आगे दिए हैं, चाहे वो रक्तगत वात है, चाहे मांसगत वात है, चाहे वो कोष्ठाश्रित वात है, तो उसको इस प्रकार से हमने देखना चाहिए। क्योंकि 23वां श्लोक है, तो 23वें श्लोक में वो क्या कहता है कि एवं विधानी रूपाणी करोति कुपितो अनिलः हेतु स्थान विशेषाच भवेत रोग विशेषकृत। तो हेतु और स्थान के अनुसार वो अलग अलग व्याधियां उत्पन्न करता है। तो उसमें हेतु जो है, तो एक तो उस प्रकार किस प्रकार से उसकी वो दृष्टि हुई है, तो ये भी उसमें मायने रखता है, और वो कहाँ पे हुई है, उसका स्थान क्या है, ये भी एक मायने रखता है। तो इस प्रकार से एक ये गतत्व दिया, क्योंकि कोई भी वो दोष धातु समूर्छना जनित व्याधि, तो केवल दोषों से व्याधि नहीं होगी, उसको स्थान समूर्छना करने के लिए कुछ तो धातुओं का आश्रय चाहिए। और जो अलग अलग जो हमारे अवयव जो है, तो वो 1 2 5 या 7 धातुओं के मिलके इस प्रकार से वो हमारे जो अवयव है वो हुए हैं, और इसलिए वो धातुगत वो वायु की वहाँ पे संकल्पना करी है। और उसी प्रकार से जब वायु का अवरोध होता है, तो वायु का अवरोध होता है वो या तो एक वायु दूसरे को अवरोध कर सकता है, या तो जो दूसरे भाव पदार्थ है वो उसको अवरोध कर सकते हैं, या तो अन्न के कारण हो सकता है, पुरुष के कारण हो सकता है, मूत्र के कारण हो सकता है, या दूसरे धातुओं के कारण उसका अवरोध हो सकता है। और ये सारा जो है वो अलग अलग वो ये इनकी जो धातुओं की जो संकल्पना है या जो अवरोध की संकल्पना है, तो उसमें वो दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये गत और आवृत का इसका जो संकल्प जो उसका संकल्पना जो है वो इस प्रकार से चरक संहिता में वर्णन किया हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको इसी प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, और इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें हमें कोई कठिनाई आएगी, और कोई भी जो संप्राप्ति है उसको हम जान पाएंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।